नमस्कार, मैं नीरज श्रीवास्तव। जैसा कि समाचार पत्रों में आप लोगों ने इन दिनों देखा होगा कि एक कुवैत का एक मुद्दा सुर्खियों में है, जिसको एक्सपैट बिल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह बिल भारतीयों के लिए किस प्रकार से एक सरदर्द बना हुआ है, ये मुद्दा अब राष्ट्रीय विमर्श का विषय बन चुका है कि कैसे इस मुद्दे को सुलझाया जाए और किस प्रकार से कुवैत से अपने संबंध को पुनः स्थापित किया जाए। तो मैं इस संबंध में एक वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। चाहे प्रिलिमिनरी एग्जाम हो, चाहे मेंस का एग्जाम हो, आने वाले अक्टूबर से एग्जाम में, जैसा कि यूपीएससी और यूपीपीएससी इलाहाबाद दोनों का ही एग्जाम प्रस्तावित है। इस दृष्टिकोण से आप इस वीडियो को देखें और इसके आंकड़े को भी आप लोग कहीं नोट कर लें, ठीक है। तो इस आंकड़े को नोट करने के लिए कॉपी कलम आप उठा लें। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो कुवैत का जो बिल आया है उसको एक्सपैट बिल के नाम से जाना जाता है। कुवैत की नेशनल असेंबली ने इस बिल को पारित किया और इसको बिल को पारित करने के पीछे उसका क्या उद्देश्य था, इसे जरा सा समझने का प्रयत्न करें। कुवैत की कुल आबादी 4.5 मिलियन है। मतलब अगर इसको कहा जाए 4.5 मिलियन का मतलब होता है ये हो गया लगभग 45 लाख, यानी कुवैत की आबादी है 45 लाख। अगर इस 45 लाख आबादी में कुवैत की मूल आबादी की चर्चा की जाए तो कुवैत की कुल जो मूल आबादी होगी वह 15 लाख के आसपास है, यानी कि कुल आबादी का केवल 30% ही कुवैत की मूल आबादी है। इसके अलावा जो 30 लाख की आबादी जो लगभग 70% बना देती है, यह आबादी जो है वहाँ की प्रवासी आबादी है, यानी कि विभिन्न देशों के नागरिक वहाँ पर निवास कर रहे हैं रोजगार की तलाश में। आप जानते हैं कि कुवैत एक पेट्रोलियम उत्पादक देश है, खाड़ी का देश है, वहाँ पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, इसीलिए विभिन्न देशों के कामगार वहाँ पर काम की तलाश में पहुँचते रहते हैं। और स्थिति ये हो गई है कि अगर वहाँ के मूल आबादियों से मूल आबादी और वहाँ और प्रवासी आबादी के आपस में तुलना किया जाए तो 30 और 70% का आंकड़ा आ जाता है। आप समझ सकते हैं कि साथ कुवैत ऐसा एकमात्र मुल्क होगा जहाँ पर 30% ही वो लोग मूल रूप से हैं। यही पॉइंट, यही मुद्दा इस बिल के सेंटर में है। तो वहाँ की नेशनल असेंबली ने इसे धीरे धीरे कम करने का प्रस्ताव पारित किया है कि वो हर साल 5% आबादी को कम करेंगे, प्रवासी आबादी को कम करेंगे, जिससे ये आंकड़ा फिर से उलट जाए और 70% आबादी मूल आबादी बन जाए और 30% आबादी जो है वो प्रवासी आबादी रहे। तो चलिए देखते हैं कि इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और इससे क्या कैसे भारत इन समस्याओं से कैसे बाहर निकल सकता है। चलिए एक बार इसको फिर से टाइमलाइन करके आपको दिखाता हूँ कि क्या एक्चुअल में हो सकता है। यहाँ पर कुल आबादी है 45 लाख, उसमें प्रवासी आबादी जो है, जो प्रवासी आबादी है इनकी वो है 30 लाख और जो मूल इनकी आबादी है वो है 15 लाख। ऐसा आंकड़ा हो गया। अब इस 30 लाख की आबादी में भारत की जो आबादी है वहां पर वो है 15 लाख। आप समझ सकते होंगे इस 45 लाख में 15 लाख आबादी होने का मतलब लगभग 30% आबादी केवल भारतीयों का हो जाना वहां पर। अब इस कंडीशंस में अगर देखेंगे तो वहां लगभग 28,000 भारतीय ऐसे हैं जो वहां की सरकारी नौकरी में इन्वॉल्व हैं, वहाँ की पेट्रोलियम कंपनी, सरकारी पेट्रोलियम कंपनी में इन्वॉल्व हैं, अन्य गवर्नमेंटल सर्विस इन्वॉल्व हैं, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्स हैं, इंजीनियर हैं। ऐसी जगहों पर 28,000 कामगार ऐसे हैं जो भारतीय सरकारी नौकरी में वहाँ पर इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा लगभग 5 लाख ऐसे भारतीय हैं जो 5 लाख भारतीय वहाँ पर मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो निजी कंपनियों में कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी आबादी, आप कह सकते हैं कि लगभग 5 लाख से अधिक की आबादी जो है वो आबादी भारत का वहाँ पर कामगार है। लेकिन इस सत्य से भी इनकार आप नहीं कर सकते कि वहाँ पर कुछ आबादी भारतीयों की ऐसी भी है जो कुछ नहीं करते बल्कि वह इनके ऊपर आश्रित रहते हैं। अब ऐसे लोगों की कुवैत को क्या आवश्यकता है? कुवैत की अर्थव्यवस्था में, कुवैत की सामाजिक संरचना में, कुवैत के राजनीतिक स्तर में इनका कोई योगदान नहीं है, तो उनको क्यों टॉलरेट करेगा? ये समस्या उत्पन्न होती है कोविड-19 बीमारी से। कोविड-19 बीमारी जो है वह देखा गया कि जो प्रवासी भारतीय वहाँ पर, प्रवासी भारतीयों की बात नहीं करूँगा, बल्कि जो भी प्रवासी रह रहे हैं वहाँ पर, वो लोग एक डेंस बस्ती में रहते हैं, घनी आबादी वाले स्थान पर रहते हैं, जहाँ पर यह कोविड-19 बीमारी तेजी के साथ संचलित हुई। तो कुवैत को ऐसा लगने लग गया कि इस बीमारी को फैलाने में प्रवासियों का हाथ है, क्योंकि उनके पास, हम लोग तो अमीर हैं,
उन लोगों ने सोचा कि हम लोग तो अमीर हैं, हम लोग तो दूर दूर निवास करते हैं, हम लोग के पास सब कुछ सुविधाएं हैं। ये प्रवासी नागरिकों की वजह से देश के अंदर समस्याएं आई, जहां से उनके मन में पहली बार ये विचार आया वो ऐसा कोई बिल लाकर इन लोगों को यहाँ से निकाल देंगे। उसी संदर्भ में कुवैत की नेशनल असेंबली ने इस एक्सपैट बिल को, जो ये बिल था एक्सपैट बिल, इस एक्सपैट बिल को पारित किया। अब इस एक्सपैट बिल में क्या प्रावधान किया गया, स्पेशली भारत के लिए प्रावधान किया गया कि भारत की आबादी, जो प्रवासी आबादी, भारतीय आबादी है कुवैत के अंदर, वह 45 लाख के 15% से अधिक नहीं हो सकती। और यही आबादी मिस्र के लिए 10% निर्धारित की गई है, क्योंकि मिस्र के भी बहुत ज्यादा लोग वहां पर निवास करते हैं। तो 10% आबादी का आंकड़ा मिस्र के लिए रखा गया है और 15% आबादी का आंकड़ा जो है वह भारत के लिए रखा गया है। तो अगर आप देखते हैं कि 45 लाख का अगर 15% निकालते हैं तो 45 लाख का 15% 7 लाख होता है। इसका मतलब कि कुवैत के इस बिल के पास हो जाने के पश्चात केवल 7 लाख भारतीय ही वहां पर रुक सकते हैं, और भारत की कुल आबादी वहां पर है कितनी, 15 लाख। इसका मतलब ये होता है कि 7 लाख ही कुवैत में रुकेंगे तो शेष 8 लाख कहां जाएंगे, यही समस्या है। यानी ऐसे 8 लाख लोगों को कुवैत को छोड़ना पड़ेगा, इन लोगों को छोड़कर भारत लौटना पड़ेगा। अब सवाल है कि अगर ये भारत लौट कर आते हैं तो भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रभावित होगा, तो वह राज्य होगा दक्षिण का केरल। केरल राज्य से सर्वाधिक प्रवासी वहां पर निवास करते हैं और सबसे अधिक समस्या पैदा हो जाएगी केरल के अंदर, क्योंकि वह लोग लौटकर जब अगर भारत के अंदर आएंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अब चला जरा देखा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था से इन लोगों का क्या ताल्लुक है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 28,000 व्यक्ति ऐसे हैं, लगभग 28,000 जो सरकारी नौकरी करते हैं वहां पर। इसके साथ साथ 5 लाख लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, वहां पर प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। तो अगर ये देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि लगभग 5.5 लाख लोग जो है वो वहां पर रोजगार करते हैं, जो पैसे कमाते हैं। तो ये बात भी आप जानते होंगे कि अगर ये 5.5 लाख लोग वहां रहकर पैसे कमा रहे हैं तो उनका परिवार इंडिया में ही रहता है, तो वह जो पैसा अपने लिए खर्च करते हैं उसके अतिरिक्त जो भी पैसा वो बचा पाते हैं उस पैसे को भारत भेज देते हैं। इसी पैसे को रेमिटेंस कहा जाता है, यानी ऐसे ही पैसे बोलते हैं रेमिटेंस, इसको बोलते हैं रेमिटेंस। तो समझ लें 2018 के आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग $4.5 बिलियन जो है वह रेमिटेंस के रूप में भारत में आया था। आप समझ सकते होंगे कि अगर ये लोग भारत लौट आते हैं तो भारत जो दुनिया में सबसे अधिक रेमिटेंस पाने वाला देश है वो पिछड़ जाएगा। आपको जानकर इस बात को हर्ष भी महसूस होगा कि जो प्रवासी भारतीयों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत कंधा दिया हुआ है। तो इतना बड़ा आंकड़ा जो है आप खुद देख सकते होंगे, इतने डॉलर का जो आंकड़ा है, इतने रुपए जो है भारत के अंदर रेमिटेंस के रूप में आ रहा है। तो समझ सकते होंगे कि भारत की जीडीपी को निश्चित रूप से इसका सहारा प्राप्त होता होगा। तो ये आंकड़े परिवर्तित हो जाएंगे क्योंकि वह लोग भारत लौट आएंगे। ठीक है, तो ये समस्या आपको समझ में आ चुकी होगी कि एक्सपैट बिल का भारत में क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब सवाल है कि भारत इस बिल से किस प्रकार से मतलब इसका संघर्ष कैसे करे और कैसे इसका सामना करे, ये सबसे बड़ा मुद्दा बनता है कि भारत को क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि भारत और कुवैत के बीच के जो संबंध है, पारस्परिक संबंध, वो काफी अच्छे हैं। कुवैत ने ये स्टेप भारत को नीचे दिखाने को उद्देश्य रह लिया है, बल्कि अपनी इंटीग्रिटी को और अपने सोशल कंस्ट्रक्शंस को मेंटेन करने के लिए उसने ऐसा किया है। भारत के खिलाफ उठाया गया, इसको खत्म नहीं कहा जा सकता। तो इस उद्देश्य से भारतीय किस प्रकार से कुवैत को और सहयोग करके उनसे और अधिक जो है कि फैसिलिटीज प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका रास्ता यह है कि जो कुवैत है, कुवैत अब तक पेट्रोलियम प्रधान देश है, वह पेट्रोलियम का उत्पादन करता है और उसी उत्पादन के से उसकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। लेकिन जैसा कि परिवर्तित हो रहा है ये दुनिया, ये समाज, ये समय परिवर्तित हो रहा है, कोई भी देश, कोई भी मुल्क जो है वो किसी एक जो है वो कोई भी देश, कोई भी मुल्क वो किसी एक मुद्दे पर या किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं टिका सकता है। वो किसी भी एक सब्जेक्ट पर और वो पेट्रोलियम के उत्पादन पर इसे अपनी अर्थव्यवस्था को रोक नहीं सकता है। वर्तमान के समय में कुवैत जो है वह अन्य क्षेत्रों में भी कार्य करने के लिए बहुत प्रयासरत है। जैसे फार्मा के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में वह चाहता है कि वह इन क्षेत्रों में भी इंडस्ट्री स्थापित करे और उसकी अर्थव्यवस्था में इन क्षेत्रों का भी योगदान हो। यही की पॉइंट है भारत के लिए।
यही एक अवसर है भारत के लिए कि भारत अपने कुवैत जैसे किसी राष्ट्र के सहयोग के लिए जो है वह कदम आगे बढ़ाए। कुवैत को फार्मा के क्षेत्र में, कुवैत को ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में, कुवैत को अन्य उद्योगों के क्षेत्र में भारत समर्थन दे सकता है, क्योंकि भारत तकनीकी रूप से सक्षम है। भारत जो है न केवल तकनीकी रूप से बल्कि भारत संसाधनों के रूप में भी सक्षम है, जो कुवैत जैसे छोटे राष्ट्र को सहारा दे सकता है। और इस प्रकार से वह कुवैत का विश्वास भी प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि आने वाले समय में इस 15% के एक्सपैट बिल में कोई संशोधन करके भारतीयों को थोड़ी राहत प्रदान की जाए। तो भारत अपनी विदेश नीति के तहत पश्चिम एशियाई देशों के साथ जो विदेश नीति है भारत की, उसके तहत भारत ऐसे कदम उठा सकता है। तो उम्मीद करूंगा ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया कि एक्सपैट बिल एक्चुअली में क्या था। हालांकि अभी तक ये पूरी तरह से नेशनल असेंबली के बाद सेलेक्ट कमेटी को जाता है, जहां से अभी पारित नहीं हुआ है। पारित होने के पश्चात यह कानून अगर लागू हो जाता है तो 8 लाख लोगों को भारत लौटना पड़ेगा, कुवैत को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके आंकड़े आप समझ चुके होंगे कि क्या इसके आंकड़े थे। वीडियो को पॉज करके आप इसे आसानी के साथ एक बार सुन लीजिएगा। ऐसे कोई बहुत बड़े आंकड़े नहीं थे जिनको आपको रटना पड़े। इससे संबंधित प्रीलिम्स में जो भी एग्जाम पूछे जाएंगे, मेंस के टॉपिक को जो भी लिखने के लिए आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो मैं नीरज श्रीवास्तव आप लोगों से इस बात का आग्रह करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे कि हमारे वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। और मैं इंटरनेशनल लगभग सारे टॉपिक्स को, इन दिनों होने वाली सारी घटनाओं को हर दिन कवर करके आपके सामने एक एक वीडियो के रूप में प्रस्तुत करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।